बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 13 दिसंबर पाकिस्तान में हफ्ते की शाम और सबसे पहले टाइम ट्रैकर आसिम मुनीर्स डिफेक्टो मिलिट्री राज डे 14। याद दहानी, अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए ताकि आप हमारी आवाज को दूर तक पहुंचाएं। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। काफी सारी खबरें हैं। आसिम मुनीर की कुर्बतें बिलावल जरदारी के साथ आज बढ़ते हुए नजर आ रही हैं। क्या नून लीग के लिए खतरे की घंटी बजना शुरू हो गई है? उसके साथ ही साथ जनरल फैज हमीद को तुन के रखने की पॉलिसी इतनी दूर क्या चली गई है कि अब फौज एक इदारे के तौर पर भी उसे नुकसान पहुंचे किसी को कोई परवाह नहीं। इसमें भी बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं, अंदर और बाहर की खबरें हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। और भी काफ़ी सारी खबरें हैं, लेकिन पहले ज़रा डिटेल से या पूरी तफसील से आपको एक और कहानी आपके सामने रखते हैं, और वो है जो कुछ तुर्कमानिस्तान में शहबाज शरीफ के साथ हुआ। कल हमने, बल्कि आज सुबह के व्लॉग में वो खबर की थी जिसमें शहबाज शरीफ बैठे नोज पिकिंग कर रहे थे बेचारे। कमरा था जिसमें झंडे लगे हुए थे पाकिस्तान और रशिया के। शहबाज शरीफ बैठे इंतजार करते रहे, पुतिन नहीं आया। उसके बाद उन्होंने गेट क्रैश किया और ऐसी मीटिंग में चले गए जहां पुतिन और अर्दोगान थे। अब हुकूमत कह रही है कि ये ऐसा नहीं था, ये सब कुछ सच नहीं है, इसमें कुछ झूठ था। रशियन टीवी ने, ये जो उनका इंडियन चैप्टर है, उन्होंने ये वीडियो ट्वीट की थी। उसके बाद ये पूरी दुनिया में जंगल में आग की तरह फैल गई और इस पर तबसरे होना शुरू हो गए। चंद घंटों के बाद, चंद नहीं बल्कि काफ़ी सारे घंटों के बाद आरटी ने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया। हमारा क्योंकि आपसे प्रॉमिस है कि हम तस्वीर पूरी आपके सामने हमेशा रखते हैं। हम सनसनी और झूठ आपके सामने रखने से गुरेज करते हैं। ऐसा नहीं कि किसी चीज़ का हुकूमत को फ़ायदा है तो वो हम दबा जाएं, वो झूठ बोल दें और ये ना बताएं आपको कि तस्वीर का दूसरा रुख क्या है। तो ये बताना आपको ज़रूरी है कि आरटी इंडिया ने उसके बाद वो डिलीट कर दी वीडियो, और साथ एक ट्वीट किया कि ये जो हमने स्टोरी की थी कि शहबाज शरीफ 40 मिनट इंतज़ार करते रहे, फिर गेट क्रैश करके अर्दोगान और पुतिन की मीटिंग में चले गए, वहां 10 मिनट रहे और 10 मिनट के बाद वहां से भी चले गए। तो इस सारी स्टोरी में सब कुछ बिल्कुल सच सच नहीं था। कुछ चीजें इसमें गलत रिपोर्ट हो गई, कुछ चीजें सम मिस रिप्रेजेंटेशन हो गई। सारी खबर गलत नहीं थी और वो तो नजर भी आ रहा है क्योंकि वीडियो है। ये कोई किसी ने सुनी सुनाई बात तो है नहीं कि शहबाज शरीफ अकेले बैठे इंतजार कर रहे हैं, नोज पिकिंग कर रहे हैं, पीछे झंडे लगे हुए हैं, इसाक डार खड़े हैं, डंटोनक साहब खड़े हैं, बैठे हैं सामने दोनों, इसाक डार और डंटोनक, और शहबाज शरीफ भी बैठे हैं। और फिर वो गेट क्रैश करते हुए भी नजर आ रहा है। जिस मीटिंग में जाते हैं उनको सिक्योरिटी रोकती है। तो अब लग ये रहा है दो वजूहात हैं। या तो कोई छोटी मोटी मिस रिप्रेजेंटेशन, ये कि उन्होंने कहा शहबाज शरीफ 10 मिनट अंदर रहे हैं, तो हो सकता है वो 5 मिनट रहे हों, या हो सकता है शहबाज शरीफ ने 40 मिनट इंतजार ना किया हो, 30 मिनट किया हो। लेकिन हमारा तज्जिया ये है कि जो इंडियन ज़राए हैं, सूतर हैं, जो इंडियन कनेक्शंस हैं शरीफ ख़ानदान के, शायद उन्हें इस्तेमाल करके जो आरटी इंडिया है उससे वीडियो शायद डिलीट करवाई गई हो, या फिर शायद क्योंकि रशियन टीवी का वो चैप्टर है इंडियन, रशिया से ये रिक्वेस्ट की हो कि ज़्यादा ही नदामत हो गई है, इस पर आप ज़रा इस स्टोरी को डिलीट करवा दें। तो वो स्टोरी तो डिलीट करवा दी, लेकिन उस स्टोरी की जो बाज़गश्त है वो डिलीट नहीं हुई। हमें अपनी इखलाकी जिम्मेदारी लगी कि क्योंकि वो ट्वीट डिलीट हुआ है और उन्होंने आगे एक ट्वीट भी किया है, वो भी हम आपके सामने पूरी तस्वीर रखें। बीबीसी ने इसको कवर किया है। बीबीसी उर्दू ने इस मामले पर वजाहत के लिए पाकिस्तान के दफ्तर खारजा से राब्ता किया तो बताया गया कि यह गलतफहमी थी और आरटी इंडिया ने इसे डिलीट कर दिया है, लेकिन मजीद तफसील नहीं दी कि मुलाकात हुई या नहीं हुई। दूसरी जानब आरटी इंडिया ने भी अपनी पोस्ट, जाहिर है हमने आपको बताया कि डिलीट की, लेकिन जो कुछ रूसी नशरियाती इदारे हैं उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर पुतिन की मुलाकात की मुख्तसर तफसील जारी की। अब तफसील सुने तो आपको सारी बात समझ आ जाएगी। तुर्की के सदर अर्दोगान और रूसी सदर पुतिन की मुलाकात के बाद जो रशियन ऑफिस है उनका, बाकायदा उनका फॉरेन ऑफिस कह लें या उनका प्रेसिडेंशियल जो ऑफिस है, उन्होंने एक बयान में कहा कि दोनों रहनुमाओं ने रूस और तुर्की के दरमियान तावन, तजारत, मईशत, बैरूनी दबाव और यूक्रेन पर तफसीली बातचीत की। इस बयान की आखिरी एक सत्र में लिखा था, ये अब उनका जो ऑफिशियल बयान है रशिया का उसकी बात कर रहे हैं, एक सत्र में लिखा था कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी बाद में इसी मुलाकात में शामिल हो गए, वो जो गेट क्रैश हुआ और 10 मिनट्स। रूसी अखबार कमरसांत ने अपनी रिपोर्टिंग में इस वाक़े का जिक्र कुछ इस तरह से किया कि अर्दोगान की पुतिन से मुलाकात इतनी तवील हो गई कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो बराबर वाले कमरे में इंतज़ार कर रहे थे, वो आधा घंटा
तन्हा बैठे बैठे थक गए। ये 30 मिनट कह रहे हैं, कल आरटी इंडिया ने 40 मिनट कहा था। वो कह रहे हैं आधा घंटा तन्हा बैठे बैठे थक गए, बिलाखिर उन्होंने उठकर दरवाज़ा खोला और व्लादिमीर पुतिन और रजब तैयब अर्दगान की मुलाकात में शामिल हो गए। ये रूसी अखबार कमरसांत जो है वो ये लिख रहा है। एक और रूसी अखबार MKRU की खबर में भी इस मुलाकात का मुख्तसर जिक्र आया कि तुर्की और रूस के सदूर के दरमियान मुलाकात में पाकिस्तानी वज़ीर आज़म भी शामिल हो गए और इस मुलाकात में खत्ते की सिक्योरिटी के मामलात और तुर्की के बतौर सालिस किरदार पर बातचीत हुई। ताहम BBC कहता है कि पाकिस्तान की जानिब से ताहाल इस मुश्तरका मुलाकात के बाद कोई बयान जारी नहीं किया गया। अगर वाकई मुलाकात हुई होती ऑफिशियली तो जाहिर है पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस उस मुलाकात के कोई मिनट्स, कोई मंदरजात शाया करता कि दोनों सरबराहों के दरमियान जो मुलाकात हुई उसमें ये बात तय हुई। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और फॉरेन ऑफिस दोनों घटाघट पानी के साथ ये खबर पी गए। इसको इन्होंने किसी को कुछ बताया ही नहीं क्योंकि ह्यूज एम्बैरेसमेंट कॉज हुई। अब ज़रा आगे चलते हैं। ये तो आपको तस्वीर का पूरा रुख बताना था और बताना ज़रूरी था तो आपके सामने रखा। अब अगली खबर, ये तस्वीर है जो हेड ऑफ स्टेट्स वहाँ आए हुए थे। आप सबको जो भी आप में से पहले 5 सेकंड में शहबाज शरीफ को ढूंढ लेगा, चले 10 सेकंड दे देते हैं आपको, हम स्क्रीन पर ये तस्वीर रखते हैं, जो भी ढूंढ लेगा उसको हम किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई अवार्ड देंगे। कोशिश करेंगे, आपने कमेंट्स में बताना है सच्ची सच्ची कि आपने ढूंढ लिया था पहले 10 सेकंड में। ढूंढो तो मान जाए, मेरा नहीं ख्याल कि आप किसी भी सूरत उनको ढूंढ पाएंगे, लेकिन चलें अब आपको बता देते हैं कि वो पीछे खड़े हैं। मेरा ख्याल सदर पुतिन और वो जो लोग खड़े हैं उनके पीछे कहीं देखें तो आपको हल्की सी शहबाज शरीफ साहब का जो है वो माथे की ये वाली साइड, एक साइड बेचारे की नज़र आती है उनको। हालांकि इंटरनेशनली ये ख्याल किया जाता है कि अगर किसी का कद छोटा हो तो उसको अगली लाइन में खड़ा कर दिया जाता है, जिसका लंबा हो उसे पीछे, ताकि वो नज़र आए। लेकिन अब हालात ये हैं कि इस तस्वीर में भी शहबाज शरीफ साहब को कहीं ना कहीं ढूंढने की कोशिश की जा रही है और वो मिल नहीं रहे। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी। आप सबको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नई सियासी कमेटी बनी है, उस पर तरह तरह के तबसरे हो रहे हैं। हम उन तमाम तबसरों में तो नहीं जाएंगे। अच्छा हुआ ये कमेटी बनाई गई क्योंकि पिछली कमेटी जो है वो रिडंडेंट हो चुकी थी, कोई उसमें ख़ास फैसला साजी नहीं हो रही थी और आप सब ने ये देख भी रखा है। तो हम मुबारकबाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये जो नई कमेटी है ये वाकई वाइब्रेंट फैसले करेगी, जिससे इमरान खान साहब की रिहाई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन मसाइल से दो चार है उसमें कोई राहत की खबर, कोई ऐसी डायरेक्शन आवाम को नज़र आएगी कि जो ऊपर बैठी लीडरशिप है वो हकीकी कोशिश कर रही है कि इमरान खान साहब को जल्द अज जल्द जेल से बाहर निकाला जाए। अब मेरी हद तक कई लोग पूछ रहे हैं कि आप कमेटी में नहीं हैं, तो आपको याद करना पड़ेगा। इसी व्लॉग पर आज से 10 महीने पहले मैं पब्लिकली ऐलान कर चुका हूं कि जब तक इमरान खान साहब जेल से रिहा होकर नहीं आते मैं कोई कमेटी नहीं खेलूंगा, बल्कि कबड्डी खेलूंगा। आपको याद होगा मैंने ये ऐलान यहाँ से भी किया था, फिर ट्विटर पर भी किया था और पार्टी के अंदर भी सेक्रेटरी जनरल साहब जो कि बहुत उम्दा काम कर रहे हैं, कोशां हैं दिन रात अपनी तरफ से, चेयरमैन गौहर साहब और पूरी कमेटी जो है उनको ये बार बार उनके सामने कई डिफरेंट मौक़ों पर ये इजहार कर चुका हूँ कि मैं अब मज़ीद किसी भी किस्म की कमेटी में नहीं आना चाहता। तो इसलिए जो दोस्त मेरे से रिलेटेड सवाल पूछते थे उनको ये याद रहे कि ये मेरी पोजीशन है जो मैंने आज से 10 महीने पहले ली थी। इसलिए मेरा कोई इस्तेहकाक नहीं है कि मैं मज़ीद किसी कमेटी में हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं किसी कमेटी में जाता हूँ तो तबसरा करने से हाथ पाँव बंध जाते हैं। तनकीद करना तो दूर की बात है, अमूमी तबसरा करने की भी गुंजाइश नहीं रह जाती, क्योंकि मैं उस कमेटी का मेंबर होता हूं। अगर उसी कमेटी के किसी फैसले पर या कोई अंदर की इंफॉर्मेशन आए उसके ऊपर यहां पर हल्का सा कमेंट भी करता हूं तो पढ़ रौले जाते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी था मेरे लिए कि मेरे हाथ पांव ना बंधे और मैं खुलकर खेल सकूं। और मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें पहले ही कई तरह से हाथ और पांव बंधे हुए हैं। मसलन ये कमेंट देखिए, ये पाकिस्तान से मुझे पिछले 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा शिकायत आ रही। अगर आप हमारी व्लॉग की व्यूअरशिप देखें, बाकी तमाम व्लॉग्स की व्यूअरशिप देखें जितने भी दूसरे दोस्त सारे कर रहे हैं, तो आपको एक वाज़े डिफरेंस नज़र नहीं आएगा, बल्कि एक ही स्टैंडर्ड आपको व्यूअरशिप नज़र आएगी। मैं पिछले 4-5 दिन की बात कर रहा हूँ। अगर आप हमारा व्लॉग देखेंगे तो उसमें कम से कम 25% डिप आपको नज़र आएगा व्यूअरशिप में। उसकी वजह यह है कि आप कमेंट सेक्शन में जाएं तो बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि व्लॉग खुलता ही नहीं है। खुसूसी किस्म के जो है वो मेहरबानियाँ हमारे ऊपर फायरवॉल वगैरह लगा कर की हुई हैं। बाकी भी आपको पता ही है जो हम पर मेहरबानियाँ हैं। तो ऐसी सूरत हाल में अगर हम कमेटी भी खेलेंगे तो मामलात ख़राब हो जाएंगे। तो मेरी हद तक
ना मेरा इस्तेहकाक है, ना मजरू हुआ है, क्योंकि मैं अपना फ़ैसला 10 महीने पहले पब्लिकली भी और पार्टी के आला तरीन ऑफिशल्स को भी बाकायदा तौर पर बता चुका हूँ, अपने फ़ैसले का ऐलान कर चुका हूँ कि मैं खान साहब की रिहाई तक किसी भी कमेटी का हिस्सा नहीं बनना चाहता। अगर मुझे नहीं बनाया जाएगा तो मेरा कोई इस्तेहकाक मजरू नहीं हो रहा, बनाया जाएगा तो मैं पेश की माजरत करूंगा। अब चलते हैं ज़रा अगली खबर की तरफ, जो है जनरल फैज़ हमीद साहब की खबर, जो कि बहुत ही अब इंटरेस्टिंग होती जा रही है। ये तो मैं आपको पहले बता चुका कि बड़े बड़े तोहफे उनसे फैज़याब हुए, लेकिन आज वही सारे उनका गला काटने में पेश है। अब पाकिस्तानी मीडिया को यह डायरेक्शन दी गई है कि फैज़ को तुन के रखें, फैज़ को खंगाल के रख दें, जो मर्जी बोलें फैज़ के खिलाफ आपको इजाज़त है। अमूमी तौर पर आपको पता है कि मिलिट्री अफेयर्स पर तो अब पाकिस्तानी जो फौजी जनरल्स हैं उन्होंने बताया हुआ है कि सिर्फ यही तज्जिया निगार लेने, आगे पीछे बात नहीं। अब फैज़ हमीद पर कहा गया खुल के खेलें, फैज़ हमीद को बिल्कुल ठोक के रख दें जैसे आपका दिल करता है, एक्सपोज करके रख दें, फैज़ हमीद को बिल्कुल उड़ा के रख दें। तो अब आप देखेंगे पाकिस्तानी टीवी चैनल्स आज से या कल जो गुजरा है उससे आप देखेंगे फैज़ हमीद पर बहुत तबसरे होंगे। नई खबर आई है कि सनाउल्लाह ज़हरी भी अब हमारा भाई है, मतलब हमारा नहीं, मतलब कि आसिम मुनीर साहब का। उन्होंने अब सनाउल्लाह ज़हरी साहब जो चीफ मिनिस्टर रहे साबिका, उन्होंने कहा है कि मेरी गवर्नमेंट, सनाउल्लाह साहब ने कहा हमारी गवर्नमेंट जो बलूचिस्तान में है वो जनरल फैज़ हमीद ने गिराई थी और उसमें बाजवा भी शामिल था, उन्होंने कहा है। मतलब ये कि अब बाजवा साहब के कोर्ट मार्शल के लिए भी आवाज़ें उठ रही हैं। अब मसला ये है कि अगर ये हुकूमत उस वक्त गिरी थी तो ये उसी वक्त बताना चाहिए था फैज़ साहब थे, लेकिन चले मान लिया उस वक्त वो इक़्तिदार में थे, आपको डर था, तो बड़ी अच्छी बात है। फिर ये 2-2.5 साल सनाउल्लाह ज़हरी साहब उनका चलता रहा कोर्ट मार्शल, इसमें आपको भी ये बयान देना चाहिए था ताकि बाजवा साहब का भी साथ ही कोर्ट मार्शल हो जाता। उसके साथ साथ अबसार आलम साहब ने नया ही कट्टा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि अली रज़ा आबदी साहब का जो कत्ल MQM के उसमें फैज़ हमीद साहब की इन्वॉल्वमेंट है। उसके साथ साथ अरशद शरीफ शहीद के कत्ल में भी फैज़ हमीद साहब पर वो भी डालने की पूरी तौर पर बयानिया जो है वो बना दिया गया है। फिर मास्टर टाइल्स वालों के ख़त का जिक्र है या ख़बर का जिक्र है कि आसिम मुनीर साहब के खिलाफ मास्टर टाइल्स वालों से गुजरांवाला में एक बयान दिलवाया गया, ख़त लिखवाया गया कि आसिम मुनीर साहब ने उनसे इतने करोड़ों की रिश्वत मांगी है। ये भी सब कुछ ये मेतला साहब ने ये खबर दी है। मेतला साहब कहते हैं कि ये भी फैज़ हमीद ने करवाया था। फिर अंसार अब्बासी साहब ने तो काम चुक ही दिया, उन्होंने तो इस बात का भी ख्याल नहीं रखा। टेबल स्टोरी करते हैं, ज़ाहिर है उनसे किसी मेजर ने, किसी कर्नल ने करवाई होगी, लेकिन ये भी नहीं सोच रहे कि इससे इदारे की इमेज पर क्या असर डाल रहे हैं। लेकिन आप अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, मैं ये कहूँगा कि अच्छा कर रहे हैं, टेबल स्टोरीज करके अपने आप को भी एक्सपोज कर रहे हैं और जो आपसे ये स्टोरीज करवा रहे हैं उनका जहन कितना है उनको भी एक्सपोज करवा रहे हैं। अंसार अब्बासी साहब ने नई स्टोरी ये की है कि फैज़ हमीद जाते जाते घर ISI की सीक्रेट वो फाइलें भी ले गए जो उनके पास नहीं होनी चाहिए थी। माशाल्लाह, इसका मतलब है कि ISI में कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, आप ये बताना चाह रहे हैं। ISI कोई ऐसा मरबूत इदारा नहीं है जिसमें कोई जाते हुए सीक्रेट फाइलें साथ ले गया, ISI को पता ही नहीं चला, किसी ने रोका ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर थी नहीं। ऐसे डॉक्यूमेंट अंसार अब्बासी ने स्टोरी की बड़ी लंबी चौड़ी, जाहिर है ये टेबल स्टोरीज करते हैं मेरे ख्याल में ऐसी, तो उसमें उन्होंने कहा कि बड़े सीक्रेट डॉक्यूमेंट जो फैज़ हमीद के पास नहीं होने चाहिए थे वो डॉक्यूमेंट वो घर ले गए और ये तो बहुत ज़्यादा सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी हो गई और ये हो गया और वो हो गया। ये सोचे बगैर कि इससे फौज इदारे के तौर पर, ISI इदारे के तौर पर आप उसकी कितनी मौकरी कर रहे हैं, उसका कितना आप नुकसान कर रहे हैं, उसके इमेज को कितना तबाह कर रहे हैं। लेकिन घर के चिराग को, जब घर को आग लग गई घर के चिराग से, तो फिर आप क्या कहें। अब खुद ही जब कर्नल और मेजर और ये सूबेदार अबसार अपना अंसार अब्बासी से ऐसी स्टोरियां करवाएंगे तो फिर कल को ये कहेंगे कि ISI को सीरियस लें और उसके अंदर सारे चीज़ें बड़ी मुरवजा हैं, तो कौन सीरियस लेगा आपको। असल स्टोरीज जो हैं, जो फैज़ हमीद ने असल काम किए हुए हैं, उनकी तरफ तवज्जो नहीं देते कि नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स कैसे कम हुए थे। और अपने फैसल बॉडा तो कहते थे कि कुत्ते का गोश्त मैंने तो कभी नहीं ये कहा, ना मैं कहूँगा किसी भी सियासी मुखालिफ के बारे में। ये फैसल बॉडा साहब ने कहा था कि फ़लाँ के कुत्ते का खून जो है, पता नहीं मेरे कुत्ते का कि पता नहीं किसके कुत्ते के खून से प्लेटलेट्स की रिपोर्ट बनाई गई थी। और ये कभी नहीं बताया गया कि सलमान शहबाज को, हालांकि ये सब अखबारों ने खबर लगाई हुई है कि फैज़ हमीद साहब ने बाहर निकाला था शहबाज शरीफ के बेटे। इस जुर्म के ऊपर कोई बात नहीं करता कि वो जो TT वाला केस था, जो मनी लॉन्ड्रिंग का, उसको फैज़ हमीद साहब ने कैसे ख़त्म करवाया जो शहबाज शरीफ का था।
तो असल में तो एक ज़ाहिर है अंदरूनी लड़ाई थी आसिम मुनीर साहब की और फैज़ हमीद साहब की। दोनों जर्नल्स हैं, अक्सर जर्नल्स के अंदर अंदरूनी लड़ाई होती है जो फौजी मामलात को समझते हैं। जैसे ब्यूरोक्रेट्स के ग्रुप्स होते हैं और अंदरूनी लड़ाई होती है, सियासतदानों के होते हैं, पार्टियों में नहीं सुनते। कई लोग आपको बताएंगे कि शहबाज गिल से बुरा बंदा है ही कोई नहीं, कई कहेंगे अच्छा बंदा है। तो जैसे पार्टी के अंदर लोगों के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ऐसे ही ब्यूरोक्रेसी में है, ऐसे ही फौज के अंदर भी होते हैं, कोर कमांडर्स के या इवन उससे नीचे भी। और वजूहत क्या होती हैं कि मैंने चीफ बनना है, मैंने चीफ बनना है, मैंने DGISI बनना है, मैंने DGMO बनना है, मैंने फलां बनना है। तो ज़ाहिर है प्राइम और प्राइज पोस्टिंग्स जो वहाँ हैं उसके लिए हर एक कोशिश करता है। तो ये जो अंदरूनी कॉन्फ्लिक्ट है वो अब खुल के इतना बाहर आ गया है कि उसमें इदारे का नुकसान हो रहा है कि नहीं, इस पर भी तवज्जो नहीं है। अगली खबर की तरफ आ जाइए जी। नेशनल गेम्स का इख्तिताम, फील्ड मार्शल साहब पहुंचे हैं नेशनल गेम्स के इख्तिताम पर और उन्होंने उन गेम्स के इख्तिताम का ऐलान किया। वहाँ बिलावल जरदारी, मुराद अली शाह भी मौजूद थे। बिलावल जरदारी ने आर्मी चीफ को सिंधी अजरक और टोपी पहनाई। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल साहब आपकी क़यादत और खिदमात कौम की ताकत और इत्तेहाद की अलामत है। उन्होंने फिर ये भी कहा कि फील्ड मार्शल की लीडरशिप में जो पाकिस्तानी फ़ौज है उन्होंने इंडिया को हरा दिया, इंडिया पर फतह हासिल की। तो बिल्कुल उन्होंने मुकम्मल, जिस तरह शहबाज शरीफ पॉलिश मारते हैं, आज का दिन था बिलावल जरदारी की तरफ से पॉलिश मारने का। उन्होंने अपने माजरत, आप में से कई बहुत सारे, मैं भी भुट्टो साहब के साथ, क्योंकि बाद में ज़्यादती हुई और उन्हें फांसी लगाई गई और उनके साथ जुल्म किया उस वक्त के डिक्टेटर ज़ियाउल हक ने, जिस पर मैं भरपूर उनके साथ हूँ। लेकिन उससे पहले के जो दोनों डिक्टेटर थे, अयूब खान और याया खान, दोनों आर्मी चीफ्स जो थे, भुट्टो साहब उनके हाथ की घड़ी थे। तो आज बिलावल साहब ने वो याद भी ताज़ा की, जैसे भुट्टो साहब उस वक्त उनकी तारीफ़ें करते थे, आज बिलावल जो है वो आसिम मुनीर साहब की वैसे तारीफ़ें कर रहे थे। और ऐसे ही लग रहा था कि जैसे अर्दली नया बनने के लिए कोई बिल्कुल जान की बाजी लगाने को तैयार है। दूसरी तरफ आसिम मुनीर साहब ने कहा कि पाकिस्तान या पाकिस्तानी फ़ौज अंदरूनी बैरूनी चैलेंजेस, दुश्मन की हाइब्रिड मुहिम, इंतहा पसंद नज़रियात, कौमी इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने और तकसीम पैदा करने वाले अनासर से निपटने के लिए तैयार है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का गुजरांवाला और सियालकोट गैरिजन्स का दौरा। कौमी इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने वाली तकसीम पसंद कुव्वतों के लिए मुकम्मल तैयार है। और उन्होंने वहाँ से कहा कि जो भी ऐसे नज़रियात रखते हैं जो इंतहा पसंद हैं और कौमी इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने वाली कुव्वतें हैं, उनके खिलाफ हम बिल्कुल पुरज़म हैं, हम ठोक के रख देंगे। तो अगली खबर आपको बताते हैं कि आसिम मुनीर साहब किसको ठोक के रख रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी 2.5 साल से जेल के अंदर हैं। बिल्कुल भी वो पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम नहीं देना चाहते। शाह महमूद कुरैशी की सियासत कभी भी ऐसी नहीं रही कि वो पाकिस्तान को नुकसान देना चाहते हों, इवन पाकिस्तानी फ़ौज से कोई कॉन्फ्लिक्ट करना चाहते हों। सबको पता है सुलह जो आदमी है। लेकिन आसिम मुनीर साहब की जो पॉलिसी है वो उनको भी ठोक के रखने की है और इसी वजह से शाह महमूद कुरैशी साहब की ज़मानत की दरख्वास्तों पर आज फिर रिकॉर्ड पेश ना हो सका। समाअत अब 19 दिसंबर तक मुलतवी हो गई है। 2.5 साल से जब भी ज़मानत की दरख्वास्त लगती है तो रिकॉर्ड गायब होता है। अदालतें हर पेशी पर खामोशी से अगली तारीख दे देती हैं। और शाह महमूद कुरैशी, जो मैंने बार बार आपको बताया कि एक बिल्कुल साफ सुथरे सियासतदान है, करप्शन का कोई दाग नहीं है, सुलह जो हैं कोई उनकी तरफ से कोई ऐसा एग्रेसिव बयान भी नहीं है, उसके बावजूद क्योंकि सिर्फ वो इमरान खान के साथ खड़े हैं तो आसिम मुनीर साहब उनको तुन के रखने की पॉलिसी के ऊपर गामजन है। तो आप यहाँ से खुद समझ लीजिए कि कोई तफरीक नहीं है किसी में भी, सिर्फ मामला अपने अपने मुफादात का है, क्योंकि मुफादात जहाँ जुड़े हैं वहाँ तुन के रखने की पॉलिसी है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा शदीद बीमार हैं। उनके बारे में पता चला है कि शायद अपने कपड़े भी खुद तब्दील नहीं कर सकती, बहुत शदीद बीमार हैं। उनके लिए भी मेरी एक्सपेक्टेशन होगी कि आप आवाज़ उठाएंगे। पता चला है कि अपना की जो मौजूदा लीडरशिप है और लोग हैं वो लाहौर में इकट्ठे हो रहे हैं और वहाँ पर जो विंटर का उनका एक आप सेमिनार कहिए या गैदरिंग कहिए या एक नशस्त कहिए, वो लाहौर में हर साल ही होती है, तो इस बार भी हो रही है शायद लाहौर में या पाकिस्तान में।
तो मेरी एक्सपेक्टेशन होगी कि जो अपना की मौजूदा लीडरशिप, उम्मीद तो मुझे नहीं है क्योंकि जो वहाँ की मरीम नवाज़ हैं वो तो बिल्कुल ही जनरल्स के साथ ऐसे हैंड ग्लव हुए हुए हैं कि जैसे लगता है कि उन्होंने भी वहीं प्रैक्टिस करनी है। अगर उन्होंने इतनी ज़्यादा चापलूसी ना की तो कहीं उनके जो बोर्ड के लाइसेंस हैं जैसे अमेरिका के अंदर वो कैंसिल कर देने हैं। मैं सारे डॉक्टर्स की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ जो ऊपर लीडरशिप पे बैठे हुए हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जिनकी ये जिम्मेदारी थी, जिनमें से कईयों की यास्मीन राशिद साहबा खुद प्रोफेसर है। आप किसी और के लिए आवाज़ ना उठाएं, इंसानी हकूक़ के तहत यास्मीन राशिद साहबा के लिए तो आवाज़ उठाएं खुदारा। तो मैं डॉक्टर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप उन तमाम इवेंट्स में वहाँ शामिल हों तो आवाज़ ज़रूर उठाएं यास्मीन राशिद के लिए। उन्हें क्या ज़मानत पर घर पे नहीं भेजा जा सकता? उन्हें क्या हाउस अरेस्ट नहीं किया जा सकता? उन्हें क्या थोड़ी आसानी नहीं दी जा सकती? इंसानी हकूक़ पर जिस उम्र में हैं वो और जो उनकी इस वक्त तिब्बी हालात हैं, क्या आपको आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? तो मेरी बहुत ही आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप जो आपकी अपना की मरीम नवाज़ हैं उनको भी याद करवाएं। उन्होंने वोट लेते हुए, मैंने खुद ग्रुप्स के अंदर मैसेजेस उनके देखे हुए हैं, उन्होंने कहा कि इमरान खान के सपोर्टर्स को कहेंगे मुझे ज़रूर वोट दें, जो ज़ाहिर है डॉक्टर्स में थे। ये मैंने खुद, एक अमरीकी फिजिशियन ने मुझे वो खुद सारे ग्रुप्स के अंदर मैसेजेस दिखवाए हुए हैं जिसमें वो कह रही थी कि मैं रूल ऑफ लॉ के लिए बोलूँगी, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि चलें, बाकी सब छोड़ दें, आप रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी वो आपको नहीं अच्छी लगती होगी, वहाँ पर आपको जो प्रोटोकॉल चाहिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया। लेकिन मैं उम्मीद करूँगा कि वो अगर नहीं भी बोल रही तो आप में से लोग जो हैं वो सिर्फ यास्मीन राशिद एक एजेंडा बना लें, उनके लिए तो कम से कम बोलें, उनके हकूक़ के लिए तो बात करें, आपकी ऐन नवाजिश होगी। अच्छा जी, आगे से ख्वाजा आसिफ साहब को भी खोल दिया गया है सियालकोट के अंदर फैज़ हमीद के ऊपर। उन्होंने भी खुली ज़रा थोड़ी सी हरकत व सकनात की हैं। उन्होंने कहा है कि फैज़ हमीद ने इमरान खान प्रोजेक्ट के इंचार्ज बन गए थे। 2018 के इलेक्शन में एक बड़ी धांधली करके इमरान खान को इक़्तिदार में लाया गया, फिर इमरान खान की हुकूमत का अहम जुज़ बन गए। मुझे बुलाकर कहा, कहते हैं ख्वाजा आसिफ, कि नवाज शरीफ के खिलाफ बयान दो वरना कैद हो जाओगे। मैंने कहा सियासत छोड़ दूंगा लेकिन नवाज शरीफ के खिलाफ बयान नहीं दूंगा, वो मेरी शनाख्त है। ख्वाजा साहब, जब उन्होंने बयान लेना होता है ना, मेरे से पूछें। आप के ना दरमियान में टांगों के उन्होंने करंट लगाना था और फिर कहना था बयान दो, तो आपको बुला के खाना भी खिलाया, जो आप पहले खुद बता चुके हैं कि बुलाते थे, खाना खिलाते थे, पंजाब की हुकूमत भी ऑफ़र करते थे। ये आप अपने मुंह से बोल चुके हैं कि 2018 में ही आपको बुला के कहा गया कि आपको 19 की मार्च अप्रैल में जो है वो पंजाब की हुकूमत दे देते हैं। कि एक दिन आप वो वाला, आपको लगता है आवाम चे है, एक दिन आप कहते हैं कि वो हमें खाने खिलाते थे बुला के। मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा कि जनरल फैज़ आपको खुद गाड़ी में बिठाकर उनको लेके गए, जनरल बाजवा के घर पहुंचे तो वहाँ पर मौजूद थे। आप खुद बता चुके कि जनरल बाजवा के ससुर के घर आपकी उनसे मुलाकातें होती थी और खाने खाते थे। जनरल बाजवा के ससुर के घर से पता चला है खाना जाता रहा है नवाज शरीफ साहब के लिए जेल के अंदर। तो आप हमें बता रहे हैं कि आपको बुला के कहा कि बयान दे दो। जब वो बयान लेते हैं तो बुला के खाना खिला के नहीं कहते, फिर आपको उल्टा लटका के आपसे बयान लिए जाते हैं। और अगर उल्टा लटकाया होता आपको तो ये जो है वो जो है तो पता नहीं को क्या कुछ हो जाना था, फिर कौन कौन से आपने बयान देने थे। तो इसलिए आप अगली बात सुने ज़रा। इमरान खान जैसा दुम हिलाने वाला बंदा जनरल बाजवा को कोई भी नहीं मिला होगा। अब एक तरफ कहते हैं इमरान खान बड़ा एरोगेंट है, उसने बड़ी बदतमीजियां की हैं, अब कह रहे हैं वो दुम हिलाने वाला था। आगे सुन लीजिए, जब राणा सनाउल्लाह क्या कहते हैं इमरान खान के बारे में। जब पुलवामा हमले के बाद आर्मी चीफ ने ब्रीफिंग देनी थी, जनरल बाजवा जाकर इमरान नियाजी की मिन्नतें करते रहे कि इजलास में आ जाएं, लेकिन इमरान खान इजलास में नहीं आया और कहा कि इस अपोजिशन के साथ नहीं बैठूंगा। माशाल्लाह, राणा सनाउल्लाह कह रहे हैं कि बाजवा मिन्नतें करते रहते थे, इमरान खान नहीं मानते थे। ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि दुम हिलाने वाले थे और माजी में कहते हैं कि इमरान खान बड़े एरोगेंट थे। किसी एक गलते आ जाओ ख्वाजा साहब, क्यों आखिरी उम्र ऐसी खच्चे मारते हैं, कोई एक बात आप जो है वो कर लें। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो नजम सेठी साहब कह रहे हैं कि फैज़ हमीद इसलिए नहीं उनको इसलिए सज़ा नहीं दी कि एक एजेंसी सियासत में मुदाखलत करती थी। उसकी वजह असल में ये है कि कोई ये समझता है कि सारी मतलब कि वो ज़ाती तौर पर सियासी मुदाखलत करते थे या उन्होंने फ़ौज के अंदर के मामलात में जो मुदाखलत की। मसलन शायर यहाँ नजम सेठी इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट है पर्सनल बिटवीन आसिम मुनीर एंड
जो फैज़ हमीद है, इससे ज़्यादा ये मामला और कुछ नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि अगर आप ये समझते हैं कि ये किसी सियासी मुदाखलत की वजह से सज़ाएँ हुई हैं तो वो कोई मसला नहीं। वो कहते हैं वो मसला हो तो आज तो हाइब्रिड निज़ाम चल रहा है, आज तो पूरी ही मुदाखलत है। तो उन्होंने कहा वो मसले नहीं हैं मिलिट्री जर्नल्स के सियासी मुदाखलत है, असल मसला ये आसिम मुनीर साहब, उन्होंने ये लफ्ज़ नहीं कहे लेकिन कहने का उनका मतलब ये है। साथ उन्होंने कहा कि इमरान खान डटे हुए हैं कि मैंने अब टेक ऑन करना है, अपनी ज़ुबान को भी कंट्रोल नहीं कर रहे, इन्हें पता है कि जो मैं कहूँगा आगे रिपीट होगा। वो अपनी जारहाना पोजीशन से सबको बताना चाह रहे हैं कि मैं इसी तरह से रिएक्ट करूँगा। नजम सेठी साहब ये तज्जिया फरमा रहे हैं। एनीवेज, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कल कोहाट में जलसा होगा। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी PTI के मरकज़ी रहनुमा जलसे में शिरकत करेंगे। इस वक्त जो शफ़ी जान है वो जलसे के इंतज़ामात को जो है वो वहाँ पर ग्राउंड पर देख रहे हैं। मज़ीद बातचीत भी करेंगे, कुछ और चीज़ें भी हैं, पेट्रोल वगैरह भी महंगा हुआ है, उस पर भी बात करेंगे अगले व्लॉग में। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।